और ये क्या है आपका नियोन है, हाँ या ना, ठीक है, यही है ना। हाँ, अब तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अब तुम ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम एस से निकाल पाना ज्यादा मुश्किल है पी वाले से, क्योंकि आप कहोगे मैम एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, यही बोलते हो तुम, यहीं पे कंफ्यूजन हुई थी एक स्टूडेंट को कल भी। तो अपने माइंड में ना एक चीज ये याद रखो कि मैं हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया वो क्या रहता है, बेसिक फंडा ये रहता है कि लेफ्ट टू राइट आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन होने ऐड होने का मतलब क्या है, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, बढ़ गया है। अभी फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ गया है आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उस केस में आप आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा निकालोगे, और सॉरी ज्यादा लगेगी, समझे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम है, इसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ग्रुप 2 में आ रहा है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं लेफ्ट टू राइट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, आर्गन की हो जाएगी, इसके बाद किसकी होगी, जल्दी बताओ, इसके बाद किसकी होगी, सल्फर की होगी या सिलेनियम की होगी, हाँ जी, सिलेनियम। सिलेनियम की होगी या सल्फर की होगी, बोलो, सल्फर ज्यादा होती है सिलेनियम से। सल्फर की होगी ना बच्चे, याद है, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, फिर सिलेनियम की होगी, फिर उसके बाद कैल्शियम, और लास्ट में क्या होगा, बेरियम, यही होगा ऑर्डर, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो अपना वो बेसिक वाला फंडा मत भूल जाना। अगर ऐसा देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिसिटी से, तो लिख लिया करो एक बार रफ शीट में फटाफट से, कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि लेफ्ट टू राइट ये होता है, डाउन द ग्रुप ये होता है, फिर उसके बाद अपने एक्सेप्शंस पे आया करो, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट पूछा था, मेरे पास 2-3 और भी आए थे रिलेटेड टू न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो कि आपकी जो आयनिक रेडियाई है, या आप बोलो एटॉमिक रेडियाई है, वो कब न्यूक्लियर चार्ज से इफेक्ट होगी, डिपेंड करता है। देखो जब आप डाउन द ग्रुप चेक करते हो, तो आप बोलते हो कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर वाला चार्ज डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है, समझ पा रहे हो। वहां पे आप क्या देखते हो, जैसे जैसे आप अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो डिस्टेंस जो है आपका न्यूक्लियस से और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या कहते हो, डाउन द ग्रुप आपकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है, बढ़ जाती है, यही बोलते हो, यही बोलते हो ना, नहीं बोलते, अरे बेसिक चीज भी तो ध्यान रखो ना, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फिर फैक्टर जो है सप्रेस हो जाता है, डोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले नहीं करता है वहां पे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ लेफ्ट टू राइट, तो वहां पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है या नहीं, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, फिर कार्बन पे जाते हो, फिर नाइट्रोजन पे जाते हो, फिर ऑक्सीजन पे जाते हो, है ना। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। तो लेफ्ट टू राइट आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या न्यूक्लियर चार्ज बोलो, वो इफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई को, ये बात पता है ना, 10th में पढ़ी थी हमने बच्चे, सभी को पता है या नहीं पता कि लेफ्ट टू राइट साइज क्यों डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, बहुत बेसिक सी चीज है। यस मैम पता। यस मैम। यस मैम। यस। और पहले तो वो महाशय लोग जो कल मेरी क्लास में नहीं थे, कौन है वो, कौन थे, हैंड रेज करना बच्चे, करो करो करो, प्रियांशु, गुड टू सी यू बच्चे, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, कल कौन नहीं थे मेरी क्लास में, अच्छा, ओके, ठीक है, क्यों नहीं थे, किस खुशी में नहीं थे, थक गए थे क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री उसकी मैथ्स की क्लास लेके तुम लोग, अरे बोलना पड़ेगा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी बेटा क्लास, एग्जाम था कल, अच्छा अभी नहीं है क्या,
चलो ठीक है, स्टार्ट करें क्या फिर केमिकल बॉन्डिंग से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने देखा हुआ है पहले। अनमोल कौन से ग्रुप में ऐड हो बच्चे? अभी तुम कौन से ग्रुप में ऐड हो? अभी हो गए हो? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। केमिकल बॉन्डिंग से तुम्हें पता लग गया होगा इस बार जिन्होंने जेई का पेपर दिया है, ये जनवरी वाला, तुम लोगों को पता चल गया होगा, 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले होंगे केमिकल बॉन्डिंग से। जिन्होंने नहीं दिया उनको मैं बता देती हूँ कि 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, और क्वेश्चन बच्चे इसमें से ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। अगर आपने PYQs भी लगाए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के, तो 8 नंबर आपके हाथ में है, कोई आपसे नहीं छीन सकता। सेम फॉर पीरियोडिसिटी। ठीक है, तभी मैंने ये दोनों चैप्टर उठाए हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर वही होता है पीरियोडिसिटी, तो उसको ही स्टार्ट करके हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज का तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग रहेगा चैप्टर, कल का तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स रहेगा। 4 दिन क्लास मैं लूंगी, उसके बाद तुम्हारे सोमेश सर तुम्हारी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके। चलो, जैसे कि मैंने कल करवाए थे आप लोगों को क्वेश्चन पीरियोडिसिटी के, और आपका ना थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना चाहिए। बेशक माइक म्यूट अनम्यूट मत करना, बट चैट में प्लीज मेरे साथ बात करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हें कंसेप्ट समझाऊंगी और क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। 45 आई थिंक 50 क्वेश्चन हैं टोटल, तो ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, चलो, समझ रहे हो? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ 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 हाँ, सोना नहीं है, सोना नहीं है। मुझे पता है यस सर और हर्षित सर ने 2-2 घंटे की क्लास लगा ली है तुम लोगों की। ठीक है, सोना नहीं है। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन नो कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम कहाँ पढ़ के आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड? 10th क्लास में हम पढ़ लेते हैं ये वाली चीज, राइट? तो इसमें से आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है या कौन सा नहीं है। आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा नहीं है, समझ रहे हो? यानी कि आपको किसके बारे में बताना है, इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, सबको देखते ही पता लग रहा होगा। मैम KCl और H2SO4। H2SO4 इज योर आयनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर बनाना है इसका। नो मैम, आयनिक नहीं। नहीं मैम, KCl सॉरी। स्ट्रक्चर यही होता है ना H2SO4 का, देखना एक बार बच्चे, यही होता है। ठीक है, तो सबके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। K+Cl नेगेटिव आपका आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, बाकी B2H6 विच इज योर डाइबोरेन। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि हम पी ब्लॉक नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन ध्यान रखना जो डाइबोरेन की रिएक्शंस होती है ना, वो जेई वालों के फेवरेट होती है। ठीक है, तो जब भी आप पी ब्लॉक रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा सा डाइबोरेन की रिएक्शंस जो है ज्यादा अच्छे से पढ़ के जानिए, है ना, उसका स्ट्रक्चर है ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये सब जो भी डाइबोरेन की रिएक्शंस है थोड़ा ज्यादा ध्यान से कर लेना, वो आ ही जाती है पेपर में। ठीक है, ये बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, चलो ये तो था सिंपल, आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चा, क्या पूछ रखा है, अमंग LiCl, रुबिडियम Cl, BeCl2, MgCl2, आपको बताना है द कंपाउंड्स विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई मुझे बता पाएगा? फजान रूल। मैम फजान रूल किसने बोला? नमन ने बोला। यस मैम। ओके, फजान्स रूल यूज हो रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे क्लास में रिस्पॉन्स दोगे ना तो मजा आएगा करने में और सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, है ना? ठीक है, फजान्स रूल। अब मैम फजान्स रूल क्या कहता है, नमन तुम ही बता दो। फजान्स रूल की सिर्फ कंडीशन बता दो, ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है। मैम स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए, और मैम चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखो 2 चीजें बताई अनमोल ने, दोनों की दोनों ठीक है। अगर ये आपको 2 चीजें याद हैं तो ये क्वेश्चन कर लोगे, फजान्स रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अच्छा, फजान्स रूल में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि किसमें कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, या हो सकता है वो कैसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, वो ये भी पूछ सकता है कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है।
ठीक है, चाहे वो पोलराइजिंग पावर के टर्म्स में पूछे एग्जामिनर, चाहे वो पूछे कि किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है या किसका आयनिक करेक्टर ज्यादा है या किसका कम आयनिक करेक्टर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे किससे सोल्व होंगे, फजान्स रूल से होंगे। ठीक है मैम, याद क्या रखना है, याद यही रखना है जो अभी अनमोल ने बताया है, क्या कि जो कैटायन का साइज है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो, अगर तुम लोगों ने ये चीजें नहीं लिख रखी हैं तो लिख लो, अदरवाइज जो मैंने आज तुम्हें नोट शेयर किया है केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें सारी चीजें दे रखी है, तभी मैंने बोला था रिवाइज करके आना। ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, हाँ लार्ज साइज ऑफ एनायन। एंड व्हाट अबाउट चार्ज, चार्ज दोनों में ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो कैटायन का चार्ज हो या एनायन का चार्ज हो। ठीक है, तो अगर कैटायन का साइज छोटा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बोलो जल्दी, ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, ना आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, चलो अभी जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो इस वाले कंसेप्ट को यूज करके। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, लिथियम Cl और रुबिडियम Cl, इसमें क्या है, आपका अनायन तो कॉमन है, तो यानी कि किस पे फैक्टर, कहाँ मतलब कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, आपको पता है लिथियम का साइज छोटा है रुबिडियम के साइज से, अब साइज छोटा तो मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ लिथियम Cl का आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा या कम, कम होगा मैम। कम होगा, हाँ ठीक है। आपसे लीस्ट आयनिक कैरेक्टर पूछ रखा है, ओके। ठीक है, ना 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 आप लोग कुछ उल्टा बोल रहे हो, आप लोग कुछ उल्टा बोल रहे हो, एक मिनट रुको बच्चे। हाँ, मैंने बोला एक लिथियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है, ठीक है, इसका लीस्ट आयनिक कैरेक्टर होगा क्योंकि ये ज्यादा कोवेलेंट है, राइट, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यानी कि रुबिडियम Cl ये रहा। एंड व्हाट अबाउट BeCl2 और MgCl2, तो B+2 और Mg+2, इसमें कैसे बताओगे, हाँ साइज, साइज क्या है कैटायन का, इसका बड़ा है, अब बड़ा है तो यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर फिर बोलो, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, B+2 का आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर कम है, तो फजान्स रूल के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जाएगा। कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। हाँ जी बच्चा, मैम लिथियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करेंगे तो चार्ज देखेंगे ना। हाँ 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 हाँ, एक और चीज, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला, अगर मान लो आप फंस गए, चार्ज साइज में फंस गए, लाइक LiCl और MgCl2, तो हम किसको प्रीडोमिनेंट मानेंगे बच्चा, चार्ज, याद रहेगा। ठीक है, जिन्होंने ये चीज नहीं लिख रखी है लिख लो अपनी नोटबुक में, जिन्होंने लिख रखा है वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो लास्ट लाइन आपने बोली उसे दोबारा से बोलना है। मैं ये बोल रही हूँ, अगर मान लो आप चार्ज और साइज में फंस गए, जैसे अभी किसी ने पूछा, जैसे बोला कि LiCl में Li+ है, ठीक है, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम +2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम साइज वाला फैक्टर लगाएंगे, चार्ज वाला फैक्टर लगाएंगे। तो ध्यान रखना, जब आप दोनों फैक्टर में फंस जाओ तो आप चार्ज वाले फैक्टर को क्या मानोगे, डोमिनेंट मानोगे। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलू, जी मैम। टॉपिक्स कवर करने आज के आज। ठीक है, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3। ठीक है, उसके बाद आता है लैटिस एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी का ना, देखो बहुत पहले आया हुआ था ये क्वेश्चन 2005 में, बट क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा सिंपल सा ही कंसेप्ट है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि जो लैटिस एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो ये लैटिस एनर्जी हम बहुत ज्यादा डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, राइट। तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चे, चार्ज पे भी डिपेंड करती है और साइज पे भी डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी होती क्या है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए उनके सेपरेट लाइंस में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज योर
लैटिस एनर्जी। तो यही होती है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी बच्चा? चार्ज बाय साइज पे। तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा साइज उतनी लैटिस एनर्जी कम। तो क्या मैं ऑप्शन ए पे टिक मार्क करूं? यस मैम। ठीक है। पोल मैंने बच्चा इसलिए क्रिएट नहीं किया क्योंकि पोल अगर क्रिएट करती तो शायद हम ज्यादा क्वेश्चन कवर ना कर पाते, 10 से 12 ही कर पाते। लेकिन इसमें इसमें बताने का बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैंने पोल क्रिएट नहीं किया। बट आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, चलूं आगे। टाइम भी ज्यादा लगता है। हाँ, टाइम ज्यादा लग जाता है उसमें। चलूं आगे। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, डायपोल मूवमेंट। क्या बच्चे संडे को क्या होगा? मैम संडे को शायद होगी बच्चे क्लास, मुझे नहीं पता। मेरे को तुम्हारी कल और एक और क्लास लूंगी, उसके बाद सोमेश सर कंटिन्यू करेंगे तुम लोगों के साथ। ठीक है, 2 तारीख। हाँ जी बेटा। तो 2 होंगी अभी आपके, इसके आज के अलावा। आवाज नहीं आ रही है बेटा, चैट बुक्स में बोल सकते हो क्या? डायपोल मूवमेंट, अरे पहले ही आंसर आ गए भाई तुम लोगों के, तो पहले ही आंसर आ गए। होशियार बच्चों, इंटेलिजेंट केस बैठे हो सारे के सारे यहाँ पे। ठीक है, डी आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे ना मैं आपको ना दो तीन चीजें लिखवा रही हूँ। अगर तो आप लोगों को वो पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो हो सकता है पेपर में, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगर पेपर में आ गए तो फंस सकते हो। तो मैं वो आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखवा देती हूँ, जिससे डायपोल मोमेंट के हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, डायपोल मोमेंट बेसिकली हम क्या करते हैं? पोलैरिटी को मेजर करने के लिए पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, आप क्या करते हो? म्यू से डिनोट करते हो। मेरी आवाज कट हो रही है? नो मैम। बच्चे वो No, ma'am. ज्यादा है ना, तो मैं तो अपनी तरफ से लाउड ही बोल रही हूँ। ठीक है, अच्छा। अब डायपोल मूवमेंट होता क्या है? आयनिक कैरेक्टर हम देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड में कितना ज्यादा है ना। आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला पता है कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है? Q इंटू डी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कैसे करोगे उसको। ये Q क्या आपका चार्ज है बिटवीन टू एटम, ये क्या आपका डिस्टेंस है, राइट। डी डिस्टेंस बच्चा दो एटम के बीच। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा डायपोल मूवमेंट, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डायपोल मूवमेंट। एक तो ये क्राइटेरिया रहता है पता लगाने का कि किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या रहता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे आपके पास कि बता दो कि पोलर इसमें से कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आपने PYQs किए हैं। बोलो, आपसे पूछता है कि पोलर बता दो और नॉन पोलर बता दो, फिर आप चेक करते हो कि पोलर में म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और नॉन पोलर में जो आपका डायपोल मोमेंट है वो 0 होना चाहिए, यही चेक करते हो। इसके लिए फिर आप डायरेक्शन जो है इसकी डायपोल मोमेंट की ये देखते हो, है ना, कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना कैंसिल हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो मैं इससे भी आसान तरीका बता रही हूँ। हाँ, एक और चीज, आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? जो फिजिक्स में पढ़ते हो ना उससे उल्टा पढ़ते हो केमिस्ट्री में डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ये बात पता है ना सबको? यस मैम। है ना? हाँ, मेरे को पता ना हो वो चलेगा बिकॉज मुझे फिजिक्स नहीं आती, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जो ये आपका हेड होता है वो किसकी वजह से कहाँ पे होता है, किस साइड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, और ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे होता है। ये पता है ना बच्चा सबको? यस मैम। बाय कन्वेंशन हम कैसे वाला पढ़ते हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, केमिस्ट्री में हम ऐसा करते हैं। चलो, हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी? ट्रिक बता रही थी कि कैसे आपको पता लगाना है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो बच्चे मैं आपको ना 2 लाइनें बोल रही हूँ, अपनी नोटबुक में वो ऐड करो। मैं आपको 2 लाइनें बोल रही हूँ, आप वो प्लीज ऐड करो। लिखो एक बार, फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। लिखो, फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, काम आएगी पेपर में बहुत ज्यादा। फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स having hybridization sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ब्रैकेट में लिखो प्रोवाइडेड साइड एटम्स। एक बार वापस रिपीट कर देना।
अरे बच्चे, मैं बोल रही हूँ फॉर ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइब्रिडाइजेशन, ये ब्रैकेट में लिखो, प्रोवाइडेड साइड एटम शुड बी सेम, साइड एटम शुड बी सेम एंड नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन, और पूरी क्लास में बैठे रहना, बता रही हूँ मैं आप लोगों को, एंड नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, या सिंपल लिख लो सेंट्रल एटम। मैम प्रोवाइडेड के बाद क्या बोला? प्रोवाइडेड साइड एटम शुड बी सेम, जो सेंट्रल एटम के सराउंडेड में जो आपके चारों तरफ जो एटम है साइड एटम वो सेम होने चाहिए। दूसरा, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम पे। अगर ये वाली कंडीशन है तो आंख बंद करके लिख देना कि म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, और वो क्या होगा बच्चा, नॉन पोलर होगा। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिखो। पहली कंडीशन तो ये, स्टार बना के लिख लो जैसे इच्छा तुम लोगों की, ठीक है। दूसरा लिखो, अगर आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिखो, अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हैं, या 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, उस केस में भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लिख लो इसको। ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, वैसे उसमें भी है, और जो मैंने आज तुम्हारे ग्रुप्स में वो शेयर किया है ना, उसमें भी है, ठीक है। तो आपको जहां से अच्छा लगे वहां से मुझे एक बार रीसेंड कर देना, मेरे पास नहीं आया। बच्चे तुम लोगों के पास क्यों नहीं आई? मैम यस, मेरे पास भी नहीं आया। मैंने ना मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास के बाद ज्वाइन किया है, तो इसलिए। तुम लोग उसमें नहीं हो क्या, जेई कम्युनिटी वाले ग्रुप जो यश सर ने क्रिएट किया है, उसमें ऐड हो जाओ भाई। बहुत सारे ग्रुप है, टीचर को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आया नहीं। मैं पहले, अच्छा, मैंने भेजा तो था बेटा, चलो कोई नहीं, ये भेज दूंगी, इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपने पीडीएफ सेंड किया था, ऐसे एक लिंक था, आपने रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट भेजी हुई है। रिकॉर्डिंग का भी भेजा था, और मैम आपने जेई वाली वो भेजी थी, सिर्फ पीडीएफ उसके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यस मैम, पीरियोडिक वाले की भेजी थी आपने। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, 2 बार भेजी थी आपने इसकी पीडीएफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। अच्छा हाँ, वो 2 बार इसलिए भेजी थी क्योंकि वो कुछ बच्चे ऐड नहीं होते। चलो इसका मतलब वो केमिकल वाली नहीं भेजी होगी, चलो मैं भेज दूंगी। एक बार याद दिलवा देना थोड़ा, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैंने बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों साथ में प्रेजेंट होने चाहिए या फिर अकेले में भी? नहीं, मान लो आप किसी भी, आपके पास कोई कंपाउंड दे रखा है बच्चे, आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो। अभी वैसे हम हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे, और उसमें आप देख रहे हो कि 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, उसके 3 लोन पेयर हैं, उस केस में भी डायपोल मोमेंट 0 होगा। गिवन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है। और अगर आपका मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, उसके केस में भी आपका जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। ओके। अगर आप साउथ साइड जाओगे ना कभी, वैसे ही बता रही हूँ मैं, साउथ साइड कभी जाओगे तो वहां पे क्या होता है ना, म्यूट कर लो ना खुद को, वॉइस इको हो रही है, तो वहां पे पता है पोलर को ना पोलर नहीं बोलते, पोलार बोलते हैं, पोलार, और नॉन पोलर को नॉन पोलार। तो कभी मैं पोलार बोल दूं ना, ऐसे मत बोलना, मैम को तो पता ही नहीं है, पोलर बोलते हैं पोलार बोलते हैं, ठीक है। चलो 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 ठीक है। नहीं वो नहीं, आईपीएल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रुक जाओ आराम से, है ना, तुम्हारा जेई का खत्म हो जाएगा ना, मिलके देखेंगे, ठीक है, रुक जाओ। चलो ठीक है, इतनी चीजें तुम लोगों के लिए जरूरी थी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, CCl4 CHCl3 CH4। ये देखो क्या ये टेट्राहेड्रल है बच्चे, ध्यान से देखो। यहाँ पे सेंट्रल कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं, और साइड एटम भी सेम है, 4 क्लोरीन है, ऐसे सेम इसमें CH4 साइड एटम सेम है। तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, आपका म्यू 0 हो जाएगा। तो यानी कि इनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और कम हो जाएगा, राइट। जबकि इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या होगा, आपका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। वो आप ये एरो से लगा के वेक्टर क्वांटिटी जो डायपोल मूवमेंट को दिखा के ऐसे बता सकते हो कि डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकल नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें,
मैं सच बता रही हूँ, आज की जो भी मैं 1.5-2 घंटे की क्लास में बताऊंगी ना, उससे आप केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन को कर लोगे 10 से 15 सेकंड में, आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा क्लास में रहना पड़ेगा। मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, उसकी तुम टेंशन मत लो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे चलूं? यस मैम। प्रशांत क्या बोल रहे हो बेटा? जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है इसके बेस पे किया है ना, तो मतलब एक बार कैसे किया है वो बता दो। अच्छा, मतलब इसको जो मैंने ये 2 पॉइंट बताए, इसको कैसे यूज करके ये क्वेश्चन सोल्व किया, वो पूछ रहे हो? यस मैम। हाँ देखो ना, मैंने पहला क्या बोला था कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d या sp3d2 में से हो, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी, साइड एटम सेम होना चाहिए और सेंट्रल मेटल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो? देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो ये CCl4 और CH4 दोनों के दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, तो इनके केस में डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। जीरो। ठीक है, आपसे क्या पूछा? डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना आपको। अब इन दोनों का तो सेम होगा और कम होगा, क्योंकि इसका तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। अलग अलग एक कंपाउंड अलग है इसमें। हालांकि कार्बन पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, बट ध्यान रखना सिमेट्रिकल नहीं है मॉलिक्यूल, साइड एटम सेम नहीं है, 3 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है। यस मैम। ठीक है, समझ आ गई? और अगर आप इसका रिजल्टेंट देखोगे तो देखो रिजल्टेंट इसका नीचे की तरफ आएगा, अगर आप देख पा रहे हो। डायरेक्शन तो पता है ना कैसे दिखाते हैं डायपोल मूवमेंट की, यस मैम। है ना? तो इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इट मींस उसका जो डायपोल मूवमेंट है वो कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्लियर है बच्चे सभी को? बच्चे मैं ट्राई कर रही हूँ लाउड बोलने की, नहीं तो आप रिज्वाइन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। विच कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट अमंग द फॉलोइंग? ये ना जल्दबाजी में आंसर मत दो भाई तुम लोग, जल्दबाजी में नहीं दो, बहुत बुरी तरह फंसोगे। हाँ मैं देख रही हूँ, करो करो करो, जो तुम्हें लगता है ना वो आंसर करो। ए को बहुत ज्यादा वोट मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ध्यान से देखो, NO2 और NH2 दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। जो आप वो एंगल से निकाल रहे हो ना, वो वाला नहीं लगेगा यहाँ पे फैक्टर, फंस जाओगे। वो तब लगता है जब दोनों सेम हो। हाँ अभी क्वेश्चन, अभी आंसर सही आने लग रहे हैं, अभी सही आने लग रहे हैं। ठीक है, कैसे करोगे बच्चे इसको? देखो इसका आंसर ना सी होगा, इसका आंसर सी होगा। कैसे किया मैंने ये मैंने इसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया, ये वाले फॉर्मूले से, यस चार्ज इंटू डिस्टेंस से। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा डायपोल मूवमेंट, या जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। हाँ ऐसे भी कर सकते हो आदिल, जैसे आप बोल रहे हो सिंपल एडिशन से। बाकी इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखो, इसको थोड़ा खोल के लिख लो आप लोग। ठीक है, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ ना इसका, देखना एक बार यस मैम। ऐसे करके। तो आप देख रहे हो, ये वाला ऐसा मॉलिक्यूल है, ये वाला ऐसा कंपाउंड है जिसमें चार्ज सेपरेशन क्या है, काफी दूर दूर है एक दूसरे से, चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो जितना ज्यादा चार्ज, या बोलो जितना ज्यादा डिस्टेंस, उतना ज्यादा क्या होगा इसका डायपोल मोमेंट होगा। तो क्या मैं ऑप्शन सी मार्क कर दूं? यस मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी मेरे को ध्यान में आ रहा है इससे रिलेटेड। आप लोग, आपके पास मान लो डाइक्लोरोबेंजीन दे रखा है, पैरा ऑर्थो मेटा, तो उस केस में आप ना फिर वो रिजल्टेंट वाला लगाएंगे। उस केस में ये आप लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू 1/θ। एक ये भी रहता है, एक फॉर्मूला रहता है डायपोल मोमेंट को मेजर करने का। आई होप, मतलब इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं बट होना चाहिए। इसमें आप क्या करते हो, एंगल पता लगा लो, जितना ज्यादा एंगल उतना डायपोल मोमेंट कम। पता है ये वाली बात सभी को, या बताऊं थोड़ा? बता दो मैम एक बार एक्सप्लेन कर। बता देती हूँ। ये कहाँ से आया, ये थोड़ा सा मैम मैथ्स से आया बेटा। चार्ज सेपरेशन मैम ज्यादा थोड़ा है ना। हाँ जी ऋतिक। मैम वो चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा बता दो कि मैम इन चारों ऑप्शन में से चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है?
देखो चार्ज डेंसिटी की बजाय तुम ये देख लो, जैसे तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो ना ऋतिक, तो देखो ना यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो चार्ज सेपरेशन है, जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन किस में है? सी में है मैम मेजर प्रोडक्ट सी में है ना, या आप बोल दो डिस्टेंस सबसे ज्यादा सी में है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड रुको मैम, प्लस एम माइनस एम से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे उसको, प्लस एम और माइनस एम से बच्चा डायपोल मोमेंट को? तो माइनस इफेक्ट लग सकते हैं इसमें। मैम हाँ, अगर दो बोलो बोलो मैम बोलो। अगर दो कंपाउंड का म्यू 0 है तो उनका डायपोल मोमेंट इक्वल होगा। दो किसका डायपोल मोमेंट 0 है? हाँ, फिर तो उनका, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन पोलर होंगे ना बच्चे वो फिर। मैम चाहे कोई से भी, जैसे एक पे क्लोरीन हो गया एक कंपाउंड पे और एक पे हाइड्रोजन। कैसे, थोड़ा एग्जांपल बताओगे बच्चे? मैम जैसे CH4 और CCl4, हाँ ठीक है बच्चे। तो मैम इन दोनों का सेम होगा। हाँ, दोनों के दोनों बच्चे नॉन पोलर है ना, तो नॉन पोलर है तो म्यू 0 होगा दोनों में, तभी तो मैंने ये लगाया, ये वाला डी लगाया। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना बेटा, इसमें सी वाले में और बी वाले में नहीं कंफ्यूज होना है। तो मैम इसमें डिस्टेंस नहीं देखेंगे कि CCl4 का ज्यादा कम डिस्टेंस हो जाएगा? CCl4 का बच्चे कम कैसे होगा डिस्टेंस? सारे के सारे टेट्राहेड्रल है, ये सिमेट्रिकल है। ओके मैम। ये तो नहीं सोच रहे ना कि कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कम है। यस मैम वही सोच। ना, ये इसको याद रखो बच्चे, जो मैंने लिखवाया ये तभी लिखवाया ताकि तुम लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, सेम डायपोल मोमेंट है। अगर आप वैसे निकालते हो जैसे आप लोग पढ़ते हो डायरेक्शन से, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट को यूज करके, तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अरे शांति रखो, मेरे को बताने तो दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर ये मैं एंगल वाला थोड़ा समझा देती हूँ तुम लोगों को, पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये एंगल वाला कहाँ यूज करोगे बच्चे? जब आपका दो सेम एटम हो, यहाँ पे NO2 और NH2 था, अगर यहाँ पे करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ये देखो ये कहाँ से आया ना, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी बच्चे तुम लोगों ने, ये वाली। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? यस मैम। ठीक है, तो यही निकाल के आई हूँ, ये मैं पूरा डिराइव नहीं करके दिखाऊंगी, यहीं से ये मैं रिलेशन निकाल के आई हूँ कि डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ठीक है, तो मैं दो एग्जांपल ले लेती हूँ छोटे छोटे। एक तो मैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, डाइक्लोरोबेंजीन, एक मैं ले लेती हूँ बच्चे पैराडाइक्लोरोबेंजीन। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। चलो इसको कैसे लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा देख लो। देखो अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो ये ऐसी ही होगी, देखना एक बार, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो यही डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो गए क्या? बोलो। यस मैम। ग्रेट। तो अगर मैं इसका ओवरऑल रिजल्टेंट कहीं यहीं पे आएगा, देखो इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, एंगल एन के बीच में 60 डिग्री है। मैम अब क्या डी लेके जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे समझ में आ जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें ये देखो 180 डिग्री पे है एंगल, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो एंगल सबसे ज्यादा कम किसका है? 60, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। ऐसे यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूले को। इसके आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो मैं PDF नहीं मिले तो दे दूंगी तुम लोगों को, जेई कम्युनिटी ग्रुप में कर दूंगी, उसमें मैंने एक दो एग्जांपल भी ले रखे हैं, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन कम आ रहा है पेपर में, आ गया तो ठीक है, वैसे आएगा नहीं, बट फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है जी, कैसे यूज करोगे? मैम इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाई? बच्चे देखो ना, दो अलग अलग हैं, आप दो सेम में लगाओगे ये वाला कंसेप्ट, दो अलग अलग में नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो मीजोमेरिक वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट करेगा। यहाँ पे आप चार्ज सेपरेशन वाले फैक्टर से ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओगे बजाय कि दिस, फिर तो फंस जाओगे, फिर तो आई थिंक सारे ए वाला लगा के आओगे इसका।
सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, ठीक है वंश? ओ सॉरी कृष्ण। अच्छा तो हम अगर बी को हटा दें तो हमारे ए सी डी को हम एक तरह से रख सकते हैं ना, कि हमारे NO2 और NH2 को एंगल तब भी उतना उसमें 180 में हो जाता है। क्या वो बच्चे, अगर मैं मान लो बी को हटा दूं तो हम ये ACD को हम एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं, तो उसमें ये वाला लगा सकते हैं एंगल वाला। ना 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 ना, ना मैं बोल रही हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट शुड बी सेम। इसमें देखो ना NO2 और NH2 डिफरेंट है बच्चे। यहाँ पे आपका जो ये वाला है फॉर्मूला Q इंटू डी वाला ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। और भाई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो पता नहीं कहाँ क्या क्या लगा देते हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, तभी मैंने ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया। हाँ जी ओके मैम। ठीक है बच्चे। अब मेरे को तुम्हारी बातों से एक और क्वेश्चन आ गया याद, तो ऐसे ऐसे पूछते रहो, ठीक है? इतना क्लियर हो गया ना? मैम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लगा दे एलिमेंट तो? हाँ तो फिर उसके मतलब जैसा जैसे 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 मान लो HF और HCl ले लूं, ऐसा? यस मैम। ठीक है, तो फिर इसमें आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। मतलब देखो फैक्टर तो कुछ मतलब काफी सारे हैं मेजर करने के डाइपोल मोमेंट को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करा रही हूँ जो मतलब आ ही जाते हैं हर अल्टरनेट ईयर्स पे। मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ इसके, ठीक है? जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है अब 2023 में, अभी तुम्हारे अप्रैल में पूछा जाएगा, तो मेरा मेन फोकस उन्हीं क्वेश्चन पे है, ठीक है बच्चे? नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग तो 20 दिन का चैप्टर है, ठीक है? 20 टोटल है। यस मैम। उससे भी शायद ज्यादा चला जाए। मैम सब्स्टिट्यूएंट अलग है लेकिन उनका डाइपोल तो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो एंगल से निकाल। हाँ कुणाल बच्चे, यही इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है। ये देखो, ये देखो, ये तुम ऐसे ही करोगे मुझे पता है। ये देखो, हो सकता है कि बच्चे कैंसिल भी कर दे, लेकिन देखो बच्चे ये अलग अलग हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो। एक का कम एक का ज्यादा हो सकता है। हाँ यहाँ पे ना वो चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल को। NO2 के ऑर्थो पर क्लोरीन लगा दोगे तो उसमें भी बच्चे दो अलग अलग आ जाएंगे, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लग जाएंगे, ठीक है? चलूं मैं? फिर भी अगर इसमें किसी को डाउट है लास्ट में अपन मत्था मारते हैं इस पे, अभी हम आगे चलते हैं। बोलो चले? कुछ याद आया आपको? यस क्या हो मैम। गया बेटे? अच्छा हाँ, मेरे को एक और याद आया बच्चे, ये ना अपनी नोटबुक में ऐड कर लो, एक ये वाला मॉलिक्यूल और एक ये वाला मॉलिक्यूल। इनका जो दोनों का डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। लिख लो इसको। अब कहोगे मैम कैसे? पढ़ा हुआ है किसी ने ये वाला थोड़ा सा एग्जाम्पल? मैम इनका जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे एक्सप्लेन है नहीं? जी 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 जी, एक्चुअल में ना ये ऐसे होता है, बेंट होता है। तो बेंट होने की वजह से, हाँ बेंट होने की वजह से इनका प्रॉपर जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल नहीं हो पाता, सेम इन केस ऑफ SH, ठीक है? तो जिसकी वजह से इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं साइनाइड, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं स्ट्रक्चर बना के। ये 2014 में आया था क्वेश्चन, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है? तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हो, ये भी उस PDF में है, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? चलूं अब आगे, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। नाम बताओगे आप, ये जो बेंजीन के साथ डबल थायोल ग्रुप्स जुड़े हैं उनका? बेंजीन 1,4 डाइथायोल हो जाएगा ना बच्चे? ओके मैम। चले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कौन सा क्वेश्चन है? सोना नहीं है, सोना नहीं है, अच्छा मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं। अरे पहले ये पढ़ लो, ग्रुप का बाद में देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? जल्दी बताओ, अब जल्दी चैट बॉक्स में तुम लोग आंसर करो, बहुत सारा सीख लिया हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में। पोलर 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 पोलर। ए वाले, ए जो बोल रहे हैं फिर फंसेंगे, वो जबरदस्त वाले फंसेंगे। सी और डी तो तुम लोग बोल ही नहीं सकते, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कोई लोन पेयर, सारे साइड एटम सेम है, तो ये तो म्यू 0 है, नॉन पोलर है।
फंसोगे तो ए और बी में फंसोगे, ए और बी में फंसोगे। स्टार लगा के एक पॉइंट लिखो सारे के सारे। स्क्वायर प्लेनर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं। XeF4 नॉन पोलर है बच्चे आपका, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है वो। सारे कैंसिल कर देंगे आपस में। देख पा रहे हो सारे के सारे? Yes. देख पा रहे हो बच्चे? वाइल इन केस ऑफ IF5 इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने आती है तुम लोगों को? IF5 जो आपके एनसीईआरटी में वो टेबल बनी हुई है ना, बड़े काम की टेबल है, बहुत काम किया, उसको करके जाना। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अभी 2023 में, जो एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। IF5 का अगर तुम वो देखोगे क्या नाम है, स्टेरिक नंबर, हाँ स्टेरिक नंबर बोलो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलो, तो कैसे निकालते हो आप? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन इन सेंट्रल मेटल एटम, तो कितना होगा 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम, मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाता है 5, तो 7 + 5 12/2/6 यही होता है। तो यहाँ पे बच्चे 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, आप देख पा रहे हो? तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है, बोलो ना। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इक्वल टू 0। और ये वाला केस तो मैंने तुम लोगों को अभी बताया भी है, ये देखो भुलक्कड़ों, भूल गए क्या तुम लोग? ये देखो इधर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के केस में म्यू 0 होगा, तो यही वही तो केस है XeF4 वाला। देखो निकाल के देखो, हाफ ऑफ 8 + 4 12/2/6 हो जाएगा। तो 4 तो बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड बन जाएंगे फ्लोरीन के साथ, 2 लोन पेयर, हो गया ना वो वाला केस? यस मैम। yes 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 shape will be pentagonal pyramidal, ठीक है। sp3d2 अभी आऊंगी बच्चे मैं हाइब्रिडाइजेशन पे, पहले मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को, हाँ हाँ वंश और 3 बंदों ने और हैंड रेस किया, पूछो। आज ना 11 बजे तक बैठते हैं मस्त। एक सेकेंड, पेंटागोनल क्या बोला था? पिरामिडल? नहीं 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 नहीं, पेंटागोनल पिरामिडल कैसे? एक मिनट रुको, स्क्वायर पिरामिडल आएगी। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल आएगी बच्चा, ठीक है। थैंक यू जिसने भी बोला है, सुन लो भाई सारे, स्क्वायर पिरामिडल आएगी। आवाज आ रही है? मेरी आवाज तो नहीं गायब हो गई? नो मैम। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी जल्दी, क्योंकि ना ये चैप्टर ऐसा है ना, मस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ना इसमें चीजें थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इतने बॉन्ड पेयर होंगे, इतने लोन पेयर होंगे, तो उसका ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा। तो ये कुछ मिलाकर ना 5-6 टॉपिक हैं इस चैप्टर से, वही आते हैं हर साल पेपर में। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारा हो जाए यहाँ पे, ठीक है। एंटीमनी है बच्चा, ग्रुप 15 का, ठीक है। बना लो इसको। नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप 15, तो 5 होंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5, तो 10/2 5। TBP ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। मैम आंसर बी इसलिए है ना क्योंकि बस लोन पेयर है। हाँ अनसिमेट्रिकल का बच्चा वो। हाँ जी, जो आपने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया? फॉर्मूला क्या लगाया बच्चे? क्या बोल रहे हो? जो आपने निकाला है इसका, ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल है। वो मैं भी दोबारा भी बताऊंगी, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे ना, दोबारा बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए सबके सब। Which one of the following pairs of molecule will have permanent dipole moment? What is permanent dipole moment? मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए डायपोल मोमेंट की। आनंद है यहाँ पे, आनंद झा? यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आनंद झा तो भाई बहुत पॉपुलर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट में तुम्हें जानती नहीं हूँ ना, बट तुम्हारे सुना बहुत है तुम्हारे बारे में।
ठीक है, हाँ जी, सबका बी आ रहा है, बी आ रहा है सबका, ठीक है। ओजोन है, ओजोन का आपको पता ही है स्ट्रक्चर, है ना। और ये क्या है, NO2, ठीक है। इनका क्या होगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, बाकी सब में सब CO2 का 0 होगा, SiF4 का भी 0 होगा। इसमें CO2 है तो ये वैसे ही नहीं हो सकता, ऑप्शन डी वाला भी नहीं हो सकता, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलूं आगे, कोई डाउट? मैम एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम डी वाला क्यों नहीं होगा? हाँ जी, मैम डी वाला क्यों नहीं होगा, एक बार बताना। बता रही। पहले तो तुम ये बताओ, सच्ची सच्ची बताना, मेरी केमिकल बॉन्डिंग की क्लास अटेंड की थी? नहीं की ना, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो, देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो बच्चा, देखो कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ कार्बन फैमिली का है ना, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम है, 4, तो 4 + 4 8/2 कितना हो गया, 4, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, देयर इज नो लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल, सिमेट्रिकल है, नो लोन पेयर, साइड एटम सेम है, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 sp3, मतलब म्यू 0 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इसलिए ये नहीं हुआ है। CO2 भी क्या है, लीनियर है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, इस वजह से ACD इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी, सही है, सही है बच्चे? यस मैम। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। नींद तो नहीं आ रही ना तुम लोगों को? नो मैम। आ भी रही होगी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पानी पी सकते हो। द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, HMH बॉन्ड एंगल, समझ रहे हो ना, M इज योर मेटल और ये आपका हाइड्रोजन है। आपको बताना है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा। जब तक शेप नहीं पता होगी, ज्योमेट्री नहीं पता होगी, तो नहीं बता पाओगे कि किसका एंगल क्या होगा। तभी बोल रही हूँ NCERT की वो टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम इसमें तो ये M नॉन मेटल है, NSOC तीनों नॉन मेटल होते हैं। क्या हुआ बच्चे? मैम इसमें लोन पेयर दिखेंगे ना कि रिपल्शन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो एंगल छोटा हो जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल वही चीज देखोगे। CH4 में होगा सबसे ज्यादा। हाँ बस यही तो देखना था, बाकी सब में लोन पेयर है, बाकी सब में आप रिपल्शन वाला फैक्टर लोगे। यहाँ पे मैं एक और चीज भी बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। सब में आप बोलोगे कि मैम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो उनका नॉर्मल एंगल है उससे कुछ कम रहेगा, जबकि CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं होगी, ठीक है। बॉन्ड पेयर में हो सकती है रिपल्शन, बट लोन पेयर में ज्यादा होती है। तो ये आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल रहेगा, जितना भी आप वो बोलते हो 109 डिग्री 28 मिनट, जो भी आप वो बोलते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एंगल वो होगा। यहाँ पे ना ये क्वेश्चन ना इजी था, लेकिन मैंने ऐड क्यों किया, इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया। SH2 अगर आप बोलोगे कि मैम ये तो वाटर का भाई लग रहा है ना, वाटर का भाई लग रहा है, आप बोलोगे कि मैम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, यही बोलोगे ना जितना तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है। निकालना है एक बार बच्चा इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, जैसे अभी सिखा के आई हूँ। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। कोई उस पे चार्ज है तो प्लस माइनस आप करोगे, माइनस का चार्ज है तो प्लस करोगे, प्लस का है तो माइनस करोगे, है ना। तो मैं क्या बोल दूं कि वाटर का ही भाई है H2S। वेरी गुड, भूमिका ने बहुत सही पकड़ा है। ड्रैगोज रूल पढ़ा है कभी किसी ने? ड्रैगोज रूल यस मैम पढ़ा है। पढ़ा है, क्या कहता है ये ड्रैगोज रूल? ड्रैगोज रूल क्या कहता है? लगती नहीं है। हाँ, आई थिंक वंश ने क्लास भी ली थी मेरी, याद आ रहा है मेरे को थोड़ा, ठीक है। तो ड्रैगोज रूल बच्चे आपका कहाँ लगता है, मैं आपको लिखवा भी देती हूँ, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन भी किया हुआ था आप लोगों के लिए।
हाँ लिख सकते हो, सारे बच्चे लिखो। अगर जिसने ड्रैगोज रूल नहीं लिखा हुआ क्या होता है, क्या चीज है ये, तो लिखो। ड्रैगोज रूल सिर्फ अप्लाई होता है, अप्लाई ऑन थर्ड पीरियड हायर मेंबर इन पीरियोडिक टेबल। लिखो बच्चे, हाँ थर्ड पीरियड और उससे हायर मेंबर वाले पीरियोडिक टेबल के जो मेंबर है उस पे एप्लीकेबल होता है, स्पेशली फॉर ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में देखा जाता है ये। मैम आपने नोट्स में दिए हैं इसे? हाँ हाँ नोट्स में सब है बच्चा, नोट्स में सब है। अगर उसमें से देखना चाहते हो उसमें से देख लेना, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो फिर सारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ड्रैगोज रूल क्या है बच्चे, थर्ड पीरियड या उससे हायर मेंबर वाले कंपाउंड पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ठीक है। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, और ध्यान रखना जो इसमें जो साइड आइटम है, जैसे सल्फर के साथ साइड आइटम क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, तो साइड आइटम ऐसा होना चाहिए जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 2.5 हो या 2.5 से कम हो। फिर से बोलूं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या तो वो 2.5 हो या 2.5 से कम हो। जनरली इसमें He आपको देखने को मिलेगा। किस किस पे अप्लाई होता है ये समझ में आ गया ना तुम्हें? यस मैम। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो डिटेल में जाऊंगी तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा ड्रैगोज रूल पे, मैं उस पे नहीं जाना चाहती हूँ। सिर्फ ये 2 कंडीशन लिखो। ठीक है, और जो आपका कंपाउंड ड्रैगोज रूल है, मतलब जो आपका कंपाउंड ड्रैगोज कंपाउंड है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। वहां पे जो उसके जो सल्फर के लोन पेयर है वो उसके प्योर s ऑर्बिटल में ही रह जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन उसकी नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा रीजन बता सकती हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करवाते हैं बच्चे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो बॉन्ड बनते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि सल्फर और H का बॉन्ड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन के में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी हमें लगानी पड़ जाएगी। इस वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। किस किस में, थर्ड पीरियड और उससे हायर मेंबर वाले जो मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें ड्रैगोज रूल लगता है। ये छोटी सी बात है तो प्लीज आप इसे मेंशन कर लीजिए। इनका एंगल जो है ना, ऑलमोस्ट जितने भी ड्रैगोज कंपाउंड है वो अप्रोक्स 90 डिग्री के आसपास रहते हैं। फिर बोलूं, जो ये ड्रैगोज कंपाउंड है इनके एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री के आसपास रह जाते हैं। लिख लिया सभी ने बच्चे? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ फिर। 64 स्टूडेंट्स हैं। हाँ 90 डिग्री के आसपास रह जाता है, हाँ जी अप्रोक्स 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वो कह रहे हैं कि AB4 ये कर लोगे, ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल होगी इसकी, वैसे बता दिया मैंने। आगे आओ, ये 24 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ, जो भी आपको ये दिया हुआ XeF5 XeO3F2 रिस्पेक्टिवली, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिक्स रहता है, जेई में आते हैं। इस बार भी आया होगा अगर तुमने ये 2023 वाला अटेम्प्ट किया है तो। ऐसे क्वेश्चन पॉपुलर रहते हैं एग्जाम में। हाँ तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। निकालो बच्चे, निकालूं क्या मैं या तुम लोग निकाल रहे हो? ऑप्शन ए देखते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी निकालो, देन मैं बताती हूँ कि क्या होगा। डी। बी या डी? मैम डी। डी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल एंड ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ऐसा? यस मैम। हाथ से नहीं सोल्व किया है ना? सच्ची बताना, पेन कॉपी नहीं निकाल रखी है ना? मैम निकाल रखी है। मैं टीचर होते हुए तुम्हें यहाँ पे सोल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अरे ऐसा मुझे भी नहीं पता है, ऐसा देख के तो मैं भी नहीं बता सकती, मुझे करके ही देखना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, मेरा तो ये बी वाला ही आया है 6 और 5, तो उसके चलो हिसाब से देख लेते हैं बच्चा, देख लेते हैं वंश। हाफ ऑफ जीनोन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ग्रुप 18 का है ना, तो 8 लिख दूं? लिख दूं ना?
और फ्लोरीन क्या मोनोवेलेंट है तो टोटल 5 है, माइनस के नाम का +1 करोगे तो 8 + 6 क्या हो जाएगा 14/2 इज 7। तो 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये कैसा है, ये कैसा है, ये पेंटागनल प्लेनर है बच्चा। ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल कहाँ से लिख रहे हो भाई तुम लोग? ट्रायगोनल बायपिरामिडल तो ये होता है बच्चे, कोई लोन पेयर नहीं है उसमें, समझ रहे हो? इसमें 7 आए तो आपको क्या पता कि 5 इसमें सिग्मा थे और 2 बाई थे। देखो ना 7 आए ना बच्चे, 7 में से 5 माइनस कर दो, जो साइड एटम है ना उतना माइनस कर दो, जितने बचेंगे वो तुम्हारे लोन पेयर होंगे वंश। थैंक यू। ठीक है, ठीक है वंश। अभी इसको कैसे करोगे, XeO3F2 को बच्चे हाफ ऑफ जिनोन का कितना 8। ध्यान रखना ये डाइवेलेंट है, इसमें +3 किसी ने कर दिया तो पक्का गलत हुआ होगा। डाइवेलेंट को काउंट नहीं करना है, सिर्फ मोनोवेलेंट को काउंट करना है। तो 8 + 2 10/2 कितना हो गया 5 और ये 5 ही वो है आपके पास एकदम है, तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो इसमें आप बोल सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो टीबीबी में क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस पे आपका क्या होगा इक्वेटोरियल पे ये आ जाएगा। मीर ठीक है बच्चा, सभी को देखो एक बार ध्यान से निहार लो इसको। फिर बोल रही हूँ जिसको देखने में प्रॉब्लम आती है, शेप क्या होगी, ये क्या होगा, ज्योमेट्री विमेट्री ये क्या होगी, तो प्लीज एनसीईआरटी टेबल को आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-2 बार हाथ से बना के देखने पड़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि होगा क्या। समझ रहे हो सारे? यस मैम। मुश्किल लग रहा है क्या थोड़ा, मुझे बताओ। सेकंड वाले का कैसे देखा आपने, ये बता दीजिए। सेकंड वाले में बच्चे हाइब्रिडाइजेशन निकाल, हाफ ऑफ जिनोन 8 + 2, मोनोवेलेंट को आपको काउंट करना है ना, तो 8 + 2 10/2 5 ना, ठीक है। तो बस कर दो, डायगोनल बायपिरामिडल होगा, और ध्यान रखना है कि एक्सियल पोजीशन पे आप उसको रखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव को। इसके पीछे जो रूल है वो बेंट रूल है, मैं उसको बता के आप लोगों को बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना याद रखो और कुछ भी नहीं, ठीक है। 27 पे आओ। मैम ये तुम लोग, हाँ जी बोलो बेटा। ए। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या, ये तुम लोग करोगे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसका आंसर बता दो प्लीज। यही आएगा बच्चे, ठीक है। चलूं आगे, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये 13 है, इसको अपने आप चेंज कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलेगा, हमें कौन देख रहा है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 नेगेटिव। ये मेरे को ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे बहुत गलत करके आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर पूछा है। देखो 2 चीजें हैं, एग्जामिनर 2 चीजें पूछता है आप लोगों से, सेंट्रल मेटल एटम पे कितने लोन पेयर हैं और टोटल। टोटल का मतलब समझ रहे हो, पूरे मॉलिक्यूल पे आपको बताना है कि लोन पेयर कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी आया बच्चे? हम वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम। वो रीजॉइन करो ना ऋतिक, मेरा तो बच्चे वॉइस तो मेरी साइड से तो सही है नेटवर्क। हम एक बार ये एक्सप्लेन। हाँ I3 नेगेटिव को बच्चे देखो क्या करोगे आप, ये एक ही है आयोडीन, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको ना ऐसे लिखते हैं I2 नेगेटिव लिखते हैं इसमें हम, ठीक है। समझ लो, मेरे को पता है बहुत बच्चों ने आंसर दिए, क्योंकि अभी शिफ्ट में भी आया था किसी ने। हाफ ऑफ वही सेम आयोडीन 7 है ना, ग्रुप 17 का है। मोनोवेलेंट कितने हैं 2, माइनस के नाम का +1 करोगे, राइट। तो 7 + 3 कितना हो गया 10/2 5, यानी कि 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 बच्चा क्या है लोन पेयर। लोन पेयर। टीबीपी ज्योमेट्री होगी, मतलब ऐसा कुछ होगा। 3 लोन पेयर है, लोन पेयर को हम रखते हैं इक्विटोरियल पे ताकि रिपल्शन कम से कम हो, यही तो हाइब्रिडाइजेशन है कहता है हमें, ठीक है। और आयोडीन कहाँ आ जाएंगे फिर, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, देख पा रहे हो।
तो टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चे, क्या आप देख पा रहे हो थोड़ा? 9 मैम। 3 तो ये हो जाएंगे और 3 इस पे हो जाएंगे, 6 और 3 इस पे हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि I3 नेगेटिव की शेप बता दो और ज्योमेट्री बता दो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? क्वेश्चन समझे? अगर मैं आपसे डिफरेंट पूछूं होगा। कि I3 नेगेटिव का शेप बता दो और ज्योमेट्री बता दो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? TPP बोलोगे क्या? मैम शेप मैम लीनियर हो। शेप Very लीनियर good. होगी और ज्योमेट्री टीपीपी। इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग तो बड़े। TBP ध्यान रखना, शेप में आप क्या करते हो? लोन पेयर को छुपा लेते हो, ज्योमेट्री में आप सब कुछ देखते हो। आगे चलूं? इजी था, हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। यस मैम। मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज ही गायब हो जाती है बीच बीच में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? आपको ध्यान देना है, दोनों चीजें देखनी है, शेप भी चेंज होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होना चाहिए। मैं आप लोगों को 30 सेकंड दे रही हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि हमें आगे MOT वाला कंसेप्ट भी सीखना है बच्चे। डायपोल मूवमेंट हो गया, फजान्स रूल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का हो गया, MOT का और रह गया रेगोस रूल हो गया। हाँ जी, आनंद इज सेइंग बी, बाकी आनंद कैन बी रो। जी। सारे जेई कम्युनिटी वाले ग्रुप में ऐड हो जाओ, मैं उसी में ही भेजूंगी। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, A B C किसकी मानू? बी वालों की मान लू? बी वाले मान लो मैम। वंश तो सही है भाई। ठीक है, BF3 निकालना एक बारी बच्चे। SP2 20 डिग्री होता है, SP2 होता है, BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल होता है। हाँ जी, शेप का बदल गई ना, हाइब्रिडाइजेशन SP3 हो गई SP2 से और टेट्राहेड्रल हो गया प्लेनर से, तो इसमें ही चेंज आएगा ना बेटा। जिसके आंसर गलत आ रहे हैं, आप लोगों को NCERT की टेबल पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है। तो एक मैम और बता दो क्वेश्चन में, हाँ जी बेटा, ऑप्शन है उसमें C2H6 की बता दो कैसे निकलेगी। C2H6 की देखो, देखो यहाँ पे हो सकता है फंस जाओ, ऐसे ना निकाल पाओ तुम लोग ये वाले से, लेकिन हाँ तुम्हें ये पता है कि मैम ये तो इथीन जैसा लग रहा है, समझ रहे हो? तो इसको मैं कैसे करती हूँ, इसको मैं कैसे करती हूँ ना, मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि 2 कार्बन है, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, और 6 हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे। इथीन नहीं है, सॉरी इथेन है। ठीक है वंश? ठीक है, तो अब इसके हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे वो आपको पता ही है कैसे निकालते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया है तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लो। अब लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं, तो 1 2 3 4 sp3 हो जाएगी। ये भी ठीक है ओके। ठीक है, चलूं आगे? किसी को कोई दुविधा है क्या 13 क्वेश्चंस तक? नो मैम। आ जाओ फिर, नहीं है तो अब तुम्हारी बारी है करने की, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन है। नोटबुक ओपन करो, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, आपको वो पेयर आइडेंटिफाई करना है जिसमें जो स्पीसीज है टी शेप और स्क्वायर पिरामिडल होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली। ये देखो, ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पहले आपको टी शेप ही बतानी है, फिर आपको स्क्वायर पिरामिडल ही बतानी है ना? अगर आप मान लो ICl2 नेगेटिव बोल रहे हो और ICl5 आंसर बोल रहे हो, तो इट मींस ये माना जाएगा कि ICl2 नेगेटिव आपका टी शेप ही है और ICl5 आपका स्क्वायर पिरामिडल है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जल्दी से अपना ज्योमेट्री वोमेट्री निकालो और मुझे बताओ कि टी शेप क्या होगा और स्क्वायर पिरामिडल क्या होगा। और जिसका 14 हो जाए वो 15 भी करेगा। बच्चे बैठे रहना, देखो तुम लोगों के लिए क्लास लगी हुई है, अभी थोड़ा सा ही एमओटी वाला टॉपिक रहता है क्योंकि उसमें से ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अब तुम अभी भागने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो बच्चा। ट्राई करूंगी कि 30 मिनट और क्लास लूं, बाकी तुम्हें जो बचेंगे वो एज एन असाइनमेंट दे दूंगी। मैम इसको वही वाले फॉर्मूले से करेंगे ना, हाफ वाले से? हाँ 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 बच्चे, हाँ उसी से ही करोगे। मैम सबको कंट्रैक्ट वो करना पड़ेगा सॉल्व? हाँ, क्योंकि लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, जैसे मुझे देखते ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है, बट मुझे निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है केमिकल बॉन्डिंग की, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ClF3 तो भैया टी शेप ही होता है। मैम मैं निकाल के बता देती आप बता रहे थे मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट, तो मतलब इसमें Cl2 मोनोवैलेंट ही होगा ना, इसमें कंसीडर करेंगे? हाँ 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 हाँ, क्लोरीन इज मोनोवैलेंट, क्लोरीन इज ऑल्सो मोनोवैलेंट। हाँ जी बोलो बच्चा। मैम मैं कह रहा हूँ कि वो जो मतलब पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी है, और मैम जो क्वेश्चन 15 है उसका ऑप्शन नंबर ए है। मैम सही है? ओके स्क्वायर, अभी मैं चेक करती हूँ बच्चे, चेक करके सी। देखो ClF3 क्या होता है, एक बार निकालो ClF3 को। मैं ये नहीं बोलू यही आंसर है, लेकिन निकाल के देखो 7+3। देखो एक बार, अरे एमओटी रुक तो जाओ बेटा, ये तो कर लो। इसमें भी तुम लोग गलत बता रहे हो आधे बच्चे, फिर मैं कैसे छुड़वा दूं ये वाले क्वेश्चन। 7+3 10/2 5 है ना, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री तो क्या होगी TBP, देखो इधर बच्चे, है ना, और 2 लोन पेयर हैं, तो ये कैसी शेप है, टी शेप है। लेकिन व्हाट अबाउट IO4 नेगेटिव, क्या होगा इसका, हाफ ऑफ आयोडीन का कितना है 7, ऑक्सीजन को नहीं ऐड करोगे आप, 8/2 4, तो ये टेट्राहेड्रल है, तो हट गया ना ये वाला ऑप्शन। देख पा रहे हो सबके सब, क्या हुआ, नहीं आया समझ में, फिर बताऊं। हो गया मैम। गॉट इट हो मैम। गया, चलो यस मैम। डी वाला Yes, देखो, ma'am. डी ही होगा इसका आंसर। जिनोन में क्या होता है 8, ऑक्सीजन को आप ऐड नहीं करोगे बिकॉज वो डाइवेलेंट है। क्लोरीन इज मोनोवेलेंट, तो 8+2 10/2 5, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 5, क्या हो गया 5 में से 3 माइनस करो तो 2 लोन पेयर और 3 बोन पेयर। ये क्या होता है 2 बोन पेयर, सॉरी 3 क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर में शेप कैसी होती है, टी शेप होती है, राइट। तो ये वाला तो सही जा रहा है। व्हाट अबाउट दिस, हाफ ऑफ 8+4 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 5 क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा। ये किस में होता है, स्क्वायर पिरामिडल में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है सभी को, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है क्लियर है बेटा। मुंह से ना बोलना पड़ेगा, फिर मैं ऐसे पूछती रहूंगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस मैम। बोलेगा नहीं। हाँ, या तो चैट बॉक्स में बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये होमवर्क दे दूं तुम लोगों को। यस मैम। इसमें ना यहाँ पे फंस सकते हो आप लोग, NH3 और PF3 में। आप बोलोगे मैम दोनों ही पिरामिडल हैं, तो ये वाला मैं कंसेप्ट थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे डिसाइड करोगे, वैसे इसका आंसर डी है। देखो नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ पुल करेगा, देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो लोन मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। वाइल इन केस ऑफ फॉस्फोरस, फ्लोरीन से वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पे ये वाली चीज नहीं होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन आप ये एक्सप्लेन करोगे कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो PF3 से ज्यादा होता है। समझ आई क्या, ये दोबारा समझाऊं।
नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी जिसकी वजह से एंगल खुल जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई सभी को? मैम यस मैम। NF3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी ज्यादा होती है ना BF3 की। मैम ऑप्शन डी कैसे? बच्चे BF यहाँ पे BF3 में तो ये है ना बेटा। अच्छा ओके, सो सॉरी ए आएगा इसका ऑप्शन। ए किया होगा ना तुम लोगों ने? यस मैम, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा ना BF3 का। सॉरी बच्चे, ठीक है। I3 नेगेटिव में 180 डिग्री एंगल होगा, इसमें आपका 120 होगा, और NH3 और PF3 में आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी समझ में आ गया? एक बार ना ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना कि NH3 और NF3 में से किसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है, कल पूछूंगी तुम लोगों से। NH3 और NF3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, कल पूछूंगी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार, कर लोगे क्या? यस मैम। ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको, नाइट्रोजन की किस में होगी, और नेक्स्ट वाले में बोला है कि आइडेंटिकल शेप बता दो, हो जाएगा? यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मतलब लग रहा है कि मैम ये तो नहीं होगा, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। मैम एक बार बता दो तब भी। देखो तुम लोग बताओ 16 का आंसर क्या होगा? वही करना है बच्चा प्रशांत, वो हाफ ऑफ वाले फॉर्मूले से निकालना है। NO2 पॉजिटिव। देखो NO2 पॉजिटिव को कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के पास 5 है, -1, 4/2 इज 2, 2 यानी कि sp, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। एंड 17 तो देखो खुद कर लेना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा ऐसे। यस मैम। तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, निकाल के देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करने से पहले एक बार एनसीईआरटी की टेबल को देख लेना। अगर वो भी तुम्हें आलस आता है एनसीईआरटी की बुक खोलने में भी, तो प्लीज जो मैंने नोट शेयर किया केमिकल बॉन्डिंग के, जो अभी दोबारा भी कर दूंगी जेई वाले ग्रुप में, तो प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड? कर सकते हो, 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई बच्चा। फिर मैं आपको एमओटी की तरफ लेके चलती हूँ। एमओटी तो अभी बहुत पीछे है भाई, मुझे लगता है एक और क्लास लेनी पड़ेगी मुझे इसकी। जी हाँ, मैं सबके बना देती हूँ स्ट्रक्चर, आप लोग देख लो। यही बनाया हुआ है ना तुम लोगों ने? मैम हाँ एक बात बोलो बेटा। थी, मॉलिक्यूल में 2 सेंटर एटम होते हैं, तो उसमें कैसे ज्योमेट्री प्रेडिक्ट होता है? किसमें बच्चे? जिसमें 2 सेंटर एटम, जैसे N2F आपने लिख लिया। हाँ 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 हाँ, इनकी ज्योमेट्री कैसे इसमें बताते ना, इसमें फंसते हैं बच्चे, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसमें हमें फिर वो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो ना स्टार्टिंग का, केमिकल बॉन्डिंग का पहला आई थिंक टॉपिक है, पहला दूसरा, वो फिर आपको उससे बनाना पड़ता है। जैसे ये मैंने बनाया है, ये मैंने कैसे बनाया है स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, तो उसको सोच के मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? वही सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके। 2 वाले में फंसोगे, 2 वाले में फंस सकते हो तुम लोग। ये C2H2Cl2 वाले में ये डबल बॉन्ड थोड़ी आएगा, हाइड्रोजन आपने लगाया नहीं शायद। अच्छा वो सॉरी बच्चे, ये लो भाई ठीक कर लो। अभी ठीक है क्या? ठीक है। यस
ठीक है, 1 सिग्मा और 2 पाई HCN में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कर लोगे? मैम ऑप्शन ए होगा, उसका स्क्वायर प्लेनर। मैम सीसी में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, किसमें बच्चे? जो रेड पेन से बुलाया अभी आपने। अरे तुम्हारी मैम को क्या हो गया है, 3 बॉन्ड बना देते, अरे 4 बॉन्ड होता है, ठीक कर लेना। तुम्हें आ गई ना समझ में? ठीक है, ठीक है, 4 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आएगा बीच में। ठीक है, आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैम ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो ट्रायगोनल पिरामिडल पूछना चाहता है आपसे, ना कि ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, तो इसको ये मैंने ठीक कर दिया यहाँ पे। अभी तुम इजीली कर लोगे, ट्रायगोनल पिरामिडल आपको बताना है बेसिकली। कर लोगे? कर लोगे बच्चे? देख लो एक बार ध्यान से, दे दूं होमवर्क? इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड वाला होगा, निकाल के देखना। ठीक है बच्चे, बोलो। ओके मैम। जब नेगेटिव होता है तो उसमें मतलब लोन पेयर जब ऊपर नेगेटिव आता है चार्ज तो उसमें प्लस करते हैं ना? हाँ 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 हाँ, जैसे इसका देखो, हाफ ऑफ सल्फर का 6 हो जाएगा और +2, 8/2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिरामिडल होगा, 3 बॉन्ड पेयर और आपका 1 लोन पेयर। ठीक है, तो ये किसकी रहती है कंडीशन? पिरामिडल की रहती है, चाहे वो पिरामिडल देख के रखते हैं आपको या ट्रायगोनल पिरामिडल देख के रखते, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर 21। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कल केमिकल बॉन्डिंग की क्लास लेनी पड़ेगी? यस मैम। है ना? लग रहा है ना? क्या करें, देखते हैं देखते हैं। तो उसमें 8 से पढ़ा लो। मैम कल क्या कराया था आपने? कल बच्चे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर कराया था। वो पूरा करा लिया था मैम? हाँ वो हो गया था पूरा, उसमें तो कुछ था ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF इन BF3 646 किलो जूल पर मोल। देखो इधर बच्चे, वेयर CF इन CF4 515 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपसे पूछा है जो ये BF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा क्यों है CF वाले बॉन्ड से? देखो, देख पा रहे हो? BF3 में क्या होता है बच्चे? बैक बॉन्डिंग होती है। पता है ना आप लोगों को, बोरोन के पास क्या होती है? वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो बैक बॉन्डिंग से क्या करता है, बोरोन की जो डेफिशिएंसी है उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पी पाई इंटरेक्शन हो रही है ना, यही बोलते हैं ना। उसके पी ऑर्बिटल से इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पी पाई इंटरेक्शन, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इन सब में। क्या आप लोग देख पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट आप पी ब्लॉक में भी पढ़ते हो। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाने की वजह से उसके बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है 646 किलो जूल पर मोल, वाइल इन केस ऑफ CF4 515 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर क्या होगा? सिग्निफिकेंट पी पाई इंटरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलो, रो क्यों रहे हो भाई तुम लोग? ऐसा तो क्या ही पढ़ा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। 22 क्या कहता है? वो ये कहता है कि इनमें से कौन से जो बॉन्ड है वो इक्वल नहीं होंगे। कौन बताएगा? 46 स्टूडेंट्स हैं। बताओ बताओ। बस थोड़ी सी देर और करते हैं, फिर देखते हैं, या तो कल ही करवाऊंगे MOT का कंसेप्ट, क्योंकि अभी तो मुझे लगता नहीं टाइम है। हाँ जी, मैम लेंथ चेक कर।
देखो ध्यान रखना, जो आपके टीबीपी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें आपके बोन लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है, सुना है ना आप लोगों ने, एक्सियल और इक्विटोरियल। अगर मैं SF4 की बात करूं तो देखो SF4 की ये होती है ज्योमेट्री, देख पा रहे हो आप लोग। तो इसमें क्या होगा, एक्सियल बोन्स आप बोलते हो लॉन्गर देन होते हैं इक्विटोरियल बोन से, समझ रहे हो। तो टीबीपी में बोन लेंथ या बोन्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, बाकी सब में इक्वल है। यहाँ पे हाँ जी, 4 फ्लोरीन होंगे ना। अच्छा मैंने 3 बनाया क्या, सॉरी। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, ये भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनर है, सबके सब प्लेन में होंगे, सेम होंगे। सिर्फ SF4 एक लोता ऐसा है जिसमें बोन जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को क्या पता है कि एक्सियल बोन्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बोन्स। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि टीबीपी में आपके जो बोन लेंथ है या जो बोन्स है वो इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 घर के लिए दे दूं। तुम लोग बोलते हो जैसे पता नहीं कितना डर लग रहा है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सेम है, करवा चुकी हूं मैं आपको। सबसे कम एंगल बताना है किसका होगा, किसका होगा, जल्दी स्क्वायर पिरामिडल कब आती है हमारी? हाँ जी वंश, स्क्वायर पिरामिडल कब आती है? स्क्वायर पिरामिडल आती है 5 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। SF4 में टेट्रा आएगा या फिर स्क्वायर आएगा, पता चलेगा? SF4 क्या है, सीसा शेप है, सीसो शेप है, जिसमें आपका 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, उसको आप सीसो शेप बोलते हैं बच्चा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम एंगल इसका होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या ड्रैगोस कंपाउंड है। अप्रोक्स 90 डिग्री होगा इसका बॉन्ड एंगल। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। सोना नहीं है क्लास में, सोना नहीं है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन 24। यस मैम। बच्चे अभी बताया था ना, जो ड्रैगोस कंपाउंड होते हैं उनका जो एंगल होता है वो अप्रोक्स 90 डिग्री के रहता है। तो वही ये पूछ रहे हैं कि सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो इसी का होगा ना। ये देखो ना, 3rd पीरियड का है ना ये, तो यहाँ पे लगाओ ड्रैगोस कंपाउंड। ठीक है, और ध्यान रखना, आप कहोगे कि मैम ये भी तो 3rd पीरियड का है, लेकिन ध्यान रखना जो इसके साथ साइड एटम होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, 2.5 से कम होनी चाहिए। तो वो हाइड्रोजन की होती है, ऑक्सीजन की तो 2.5 से ज्यादा होती है। हाँ बच्चे, आनंद तुम कर लो, रिकॉर्डिंग देख लेना जो भी तुम्हारा रह गया। ठीक है, 25 आओ। The maximum number of 90 degree angle between bond pair of electron is observed in। मैं बस थोड़ी सी देर और लूंगी बच्चे, 10 से 12 मिनट, क्योंकि एक टॉपिक रह ही जाएगा MOT में, फिर उसको कल ले लूंगी। तब तक तुम थोड़ा पढ़ भी लोगे और उसके बारे में। बच्चे चार्ज लगा लो, आई नो बैटरी का इशू हो रहा है। सबसे ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगा ना, किसका होगा बच्चे? sp3d2। हाँ मान लो sp3d2 क्या है तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल है। मान लो मैं ये जनरल लिख लेती हूँ, तो सबसे ज्यादा 90 डिग्री एंगल मुझे यहीं पे दिखेंगे। बाकी dsp2 क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, जैसे मैं बना देती हूँ। 90 डिग्री तो आई थिंक कैलकुलेट करने आते होंगे तुम्हें, काउंट करने आते होंगे। और ये क्या है तुम्हारा, TBP है, चाहे वो तुम sp3d ले लो या dsp3 ले लो। ठीक है, इसमें 4 90 डिग्री के एंगल है, कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। ऑक्टाहेड्रल में जो होंगे वो 12 90 डिग्री के एंगल होंगे, और जो आपका TBP है उसमें बच्चा 6 90 डिग्री एंगल होंगे। क्या ये कैलकुलेट कर रहे हो, बोल रही हूँ, क्या काउंट कर सकते हो? कर सकते हो बच्चे काउंट। जैसे देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90, तो ये ऐसे नीचे वाला भी 3 बनाएगा, तो टोटल 6 हो जाएंगे। इस हिसाब से ध्यान रखना है थोड़ा। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, ओके।
पी पाई बॉन्ड कौन से होते हैं जिसमें बच्चे आप पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहे हो ओवरलैपिंग में, वहां पी पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड बना रहा है अगर वो उसकी पी ऑर्बिटल, तो फिर हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, मतलब थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो रखा है। ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसकी बैटरी जा रही है, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, जा सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी 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 आएगा। ठीक है, ये क्या दिखाता है, यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पे एकदम से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा हो रखा है अट्रैक्शन से, और यहाँ वाले पॉइंट पे क्या है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। पता है ना ये वाली चीज? बाकी सो गए हो क्या? यस मैम। नहीं, बैठे हैं। ठीक है, नो मैम। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 26 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 27, ये 28 और ये 29। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर, यहाँ तक तुम्हारे सारे खत्म हो गए, हाइब्रिडाइजेशन जो भी तुम वीएसपीआर थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हो वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से एमओटी का स्टार्ट होगा, वो मैं देखती हूँ कि कल करा दूंगी, या तुम बताओ अभी करा दूं क्या? करा दो। करा दो मैम। नो मैम, नेट खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग तो देख सकते हो ना बच्चे। कल ना फिर बच्चे, कल फिर मैं नया चैप्टर नहीं करा पाऊंगी, दिक्कत हो जाएगी। जो तुम्हारा क्रैश कोर्स चल रहा है ना, एक दिन में एक ही चैप्टर कराना। पीसीएल 5 को बच्चा सॉलिड स्टेट में कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। PCl4 प्लस और PCl6 नेगेटिव ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और भी ऐसा कंपाउंड्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका यहाँ पे आए हुए कुछ आपको जो वो नोट्स भेजे थे उसके केमिकल बॉन्डिंग के, उसमें मिल जाएंगे, उसमें आप देख सकते हो। अब आपको इन दोनों की ज्योमेट्री बतानी है, निकाल सकते हो स्ट्रक्चर इसका। मैम ये लोग ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, हमें पता रहना चाहिए। हाँ, ये आपको 3-4 कंपाउंड है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा वंश। ठीक है, कि अपने सॉलिड स्टेट में ये ऐसे ही स्टेबल होते हैं, ये तभी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, 3-4 बता दो, फिर याद कर लेते हैं। 3-4 बच्चे वो जो मैंने नोट्स दिए हैं ना आप लोगों को, उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, केमिकल के तो हम सेंड कर देना जो आप कह रहे हैं। कर दूंगी, टेंशन मत लो। आगे चलूं? यस मैम। देखो बैठा रहना पड़ेगा आधा घंटा, देखो मैं भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ ना, तुम भी प्लीज करो। ज्यादा पॉइंट नहीं है मोटी में, 4-5 पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन देखो बच्चे क्या दे रखा है, 28 क्वेश्चन ये कहता है कि NO, NO प्लस, NO2 प्लस और NO नेगेटिव में सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? क्वेश्चन को समझे तुम? समझे? नहीं समझे? आपको ये स्पीसीज दे रखी है, आपसे पूछा है सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी। यस मैम। तो ऐसे केस में बच्चे क्या करोगे तुम लोग? आप लोग क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना शुरू कर दोगे सबका, है ना, वो करके सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सॉरी ये करके निकालने लग जाओगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करोगे? आपको ना पहले तो ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ये यू कैन से बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, राइट, और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। सारे भागने वाले हो क्या? बता दो मुझे पहले, फिर मैं क्यों करवा रही हूँ तुम लोगों को। नो मैम। नो मैम। ठीक है,
देखो 4-5 चीजें खुद ही कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कैसे ध्यान रखोगे बच्चे, आपको ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे आप लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, बीच में लिखो 14 और राइट हैंड साइड ले जाओ 20 तक, 14, 15, 16, 18, 19, 20, और यहाँ पे भी ले जाओ 13, 12, 11, 10, 9, 8 ले गए। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। अब इसके नीचे लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर। जैसे बस एक ध्यान रखना है आपको कि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है उसके करस्पॉन्डिंग उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। बस इतना ध्यान रखना है। आगे क्या करोगे, 0.5 कम करते जाओ, 2.5, 2.0, 1.5, 1.50। सेम यहाँ पे भी यही चलेगा, 2.5, 2.0, 1.5, कितना 1.5 और 0। बस खत्म। और आपको ध्यान ही नहीं रखना कुछ। जैसे मैम ये क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे देखो NO प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, -1 करोगे क्योंकि प्लस का चार्ज है, तो कितना हो गया 8 + 7 15 -1 14। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो इसका कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। इसका कितना होगा 8 + 7 15, यानी कि इसका 2.5 हो जाएगा। इसका कितना होगा 8 + 7 15 में से 2 माइनस करोगे 13, तो मैम इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। यहाँ पे क्या होगा 8 + 7 15 + 1 16, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0। सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, यानी कि डी ऑप्शन का। बोलो यस मैम। समझ में आ गई ये वाली बात? मैम 8 से कम हुआ तो 8 से कम वाले का पूछ नहीं जाएगा, 0 पे पहुंच चुके हो ना, आपको 0 तक ही लेके जाना था, तभी ये ट्रिक बताई मैंने। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो मतलब वो तो एग्जिस्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन देखने के मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। इलेक्ट्रॉन टोटल देखने हैं फिर सिर्फ बाहर बाहर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन टोटल देखना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है ना, तो उसी को ही आप काउंट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 जैसे होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, समझे वंश? ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 ही आ जाएगा तो फिर क्या होगा उस केस में, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और आप कैसे निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, आप ऐसे भी निकालते हो कि मैम बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हो। ऐसे भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। उसके लिए फिर आपको वो पूरी टेबल पता होनी चाहिए जो आप ये लिखते हो ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, याद है ये सबको? यस मैम। ठीक है, ये याद है तुम लोगों को? अगर आपके इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो उसमें आप क्या लिखते हो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz आ जाता है, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py की एनर्जी रहती है, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, उसके बाद लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये याद होने चाहिए आप लोगों को। अगर आप सोच तो नहीं याद है तो फिर गया काम, खराब हो जाएगा। मैम वैसे इसमें होता है ना कि मैं कुछ के लिए अलग लिखनी, ये सीरीज में थोड़ा सा चेंज रहता है के पास। हाँ, ये वही चेंज है। ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 आ जाते हैं, मान लो O2 का लगा लो, उसमें 16 है, 8 2 16, तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उस केस में सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है उसमें क्या ऑर्डर रहता है वो भी मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या 14 के बराबर रहते हैं वहां पे भी मैं लिखवा देती हूँ। वहां पे लिख लो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सुन रहे हो ना सभी, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py। डरना नहीं है, इजी है बहुत। सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। डरना नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, इजी है। समझ आई? ए और डी दोनों में 2.5 है क्या? नहीं, डी में तो बच्चे 2.0 है ना, बी और सी में 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये जो ये सीरीज है आपने जो लिखाई है, इसके अलावा मतलब मॉलिक्यूल को देखकर कोई प्रेडिक्शन लगा सकता है बॉन्ड ऑर्डर का? वो फिर इससे लगा सकते हो।
जो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखवाई है ना, वो इसलिए लिखवाई है। अब इस क्वेश्चन में आप ऐसे करते इतना लंबा लंबा, आप सिंपल अगर आपको ये वाली ट्रिक पता थी आप सोल्व कर सकते थे वंश। ठीक है मैम। 29 मैम दोनों में से एक ही याद रख सकते हैं ना? मैं बोलूंगी बच्चे दोनों याद रखो, क्योंकि कहीं कहीं जगह ना, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वो आपसे ये पूछ रहा है कि O2 डाई ऑक्सीजन स्पीसीज है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटोन है, राइट। वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ कौन सी स्पीसीज होगी। अब वो इससे तो नहीं बता सकते हो ना बॉन्ड ऑर्डर से, वो तो आपको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ही करके देखनी पड़ेगी, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी का ही बॉन्ड ऑर्डर 1.73 होगा। यस मैम। समझ रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि दोनों लिखो, दोनों याद रखो, ठीक है। एक होना चाहिए ना मैम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ एक होना चाहिए, ठीक है। O2 का तो मैं कहती हूँ याद ही रखो, O2 का तो पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। O2 का तो याद ही रखो कि π*2px में और π*2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है ये तो याद ही रखो, फायदे में रहोगे, ठीक है। O2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि मैम आप यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, यही मतलब हुआ ना O2 नेगेटिव का, बोलो। O2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर, π*2px में जाएगा ना। अगर O2 2 नेगेटिव होता तो एक इलेक्ट्रॉन π*2py में चला जाता। अगर O2 प्लस होता इट मींस आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो अगर मैं बात करूं O2 नेगेटिव की, तो यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी केस में 1.73 बोहर मैग्नेटोन होगा। अगर मैं बात करूं O2 प्लस की, तो उसमें भी क्या होगा, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, O2 प्लस में एक आपने निकाल दिया, तो इसमें भी क्या रह जाएगा, एक ही अनपेयर्ड रह जाएगा, तो इस केस में भी 1.73 ही रहेगा। तो ऑप्शन ए रहेगा। क्या ये चीज, क्या ये जो बताया है वो क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, आगे चलो बच्चे, 30th क्वेश्चन पे आओ। अगर मान लो आपसे वो ये पूछे, मान लो आपसे ये पूछे कि बताओ कोई स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, समझ रहे हो क्वेश्चन। अगर वो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे, तो आप क्या बताओगे? याद रखना कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है एक्सेप्ट 10 and 16, तो आपका वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। लिख लो इन चीजों को, कोई नहीं आएगा अब दोबारा बताने। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड है तो वो क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे? तुम लोग तो ऐसे पता नहीं। यस मैम। ठीक है, 30th क्वेश्चन पे आओ। 30th क्वेश्चन क्या कहते हैं? अर्पणा दिस इज अ ट्रिक बच्चा, या तो आप ये पूरी टेबल याद रखो, इसमें फिल कर करके देखो तो पता लग जाएगा वो पैरा या डाया। अगर आप चाहते हो कि ये ट्रिक से सोल्व हो जाए तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रिक के पीछे कोई रीजन 16 और 10 के केस में क्या पैरामैग्नेटिक आ जाता है? नहीं 10 और 16 के केस में पैरामैग्नेटिक आता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है O2, 8 2 16 होना चाहिए इवन के हिसाब से डाया मैग्नेटिक, लेकिन ये होता क्या है, पैरा। समझे, इसलिए लिखवाया 10 और 16 को छोड़ के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो वो डायामैग्नेटिक होगी वो स्पीसीज। आगे चलो वंश। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। वो ये बोल रहे हैं इनमें से जो ये मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे रखे हैं C2O2 NOF2, विच मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय अनायन फॉर्मेशन। मतलब C2 नेगेटिव स्टेबल होगा, आपको ये बताना है, या O2 नेगेटिव या NO नेगेटिव या F2 नेगेटिव। आपको बताना है कि इनमें से किसका अनायन स्टेबल होगा, आपको ये बताना है। कैसे बताओगे इसको? जो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा, ऐसे कैसे बता दोगे? पैरामैग्नेटिक का क्या लेना देना इससे, स्टेबिलिटी से? मैम बॉन्ड हाँ, कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जैसे C2 में क्या होता है, 12 इलेक्ट्रॉन है ना, 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना एक बार, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s फिल करो, पाई 2px पाई 2py फिल करो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 4 5 6 7 8, सिग्मा 2pz सॉरी मैं एक फिल करो एक बार, मुझे बताओ जल्दी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py फिल करना बच्चे एक बार, यही आया है देखना एक बार, C2 में ऐसे ही फिल करोगे, बोल दो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, मैंने कुछ और बता दिया। अब वो बोल रहे हैं कि इसका अनायन बनाना है, यानी कि C2 नेगेटिव। C2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप इसको ऐसे दिखाओ या मैंने तो सिंपल ऐसा लिख दिया 2 फटाफट से, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में जा रहा है, यानी कि बॉन्डिंग वाले में जा रहा है। इधर देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग वाले में ऐड हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका ज्यादा आएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल, वो स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो वो स्पीसीज आपकी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर है? 31 क्वेश्चन पे आओ, बस होने ही वाला है, 10 मिनट का रह गया। दोबारा बताना, ये होमवर्क है। हाँ जी बेटा बोलो। ये वाला स्टेबल कब आएगा मैम? मैं बोल रही हूँ अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर रहे हो बॉन्डिंग वाले में तो आपकी स्पीसीज स्टेबल होगी, क्योंकि देखो ना, जितने ज्यादा बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबल है। एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे मतलब आपकी स्पीसीज, आपका जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, चलो 31 आपका होमवर्क है। डायमैग्नेटिक आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 65 भी ये उसका आंसर 65 सॉरी 32 है क्या, ये 32 भी आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आपको बताना है कि डायमैग्नेटिक कौन सा रहेगा और बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे कम रहेगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना, ये बताओ पहले। यस ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बस कुछ नहीं करना, ट्रिक से निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 33, क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 35। 33 कैसे करोगे बच्चे, आपको बताना है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, समझे क्या बोल रहा है ये? देखो हाफ सिग्मा क्या होता है? देखो मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा वो बोलते हैं ना ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसका वैसे जो आंसर है बच्चा वो डी है, लेकिन ये कैसे है मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा, ये देखो अगर मैं बता रही हूँ बच्चे, बता रही हूँ, तुम लोग लिखने ही देते हो पहले। इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सारे के सारे, सिर्फ 10 मिनट लूंगी तुम लोगों के, सिर्फ 10 मिनट। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। 14 से इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। पहले तो ये बताओ ये समझ में आ गया कैसे लिखा? यस मैम। यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, फिल करना शुरू करो बच्चे। 2 4 6 8 9 10 11 12 और 13, बोलो हाँ या ना। यस मैम। हाफ सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे उसके आधे ही हैं, यही मतलब है हाफ सिग्मा का, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये बस। ठीक है,
समझे क्या बोल गई मैं? सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ है, 2 का आधा है, तभी ये हो गया। 2 पाई का मतलब क्या है कि दोनों पाई के पाई और जो ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दोनों के दोनों क्या है, फिल है, तभी यहाँ पे बोला है 2 पाई और यहाँ बोला है हाफ सिग्मा, बस और कुछ भी नहीं था इसमें। O2 प्लस का हाँ जी बेटा, O2 प्लस O2 प्लस निकाल के देखो, नहीं होगा। O2 प्लस में ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, इसमें ये होता है ना पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आप एक निकाल दोगे, ये हो जाएगा, और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो देखो ना उल्टा हो गया, ये सिग्मा में 2 आ गए हैं, पाई में आधा हो गया है। समझ रहे हो? यस मैम। निकाल के देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। आपको ये बताना है कि Li2 प्लस और Li2 नेगेटिव के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, निकाल सकते हो? आई नो बच्चे, आज सुबह से तुम क्लास में लगे हुए हो, बट क्या करें, करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही रह गया। इसके बाद तो ये जेई के 2023 के क्वेश्चन है, तुम लोग सारे के सारे कर लोगे, सबके सॉल्यूशन है, ठीक है, सबके सॉल्यूशन है, सारे के सारे कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है। तभी मैंने लास्ट में ये ऐड किए और पहले ये करवाए तुम लोगों को। बस 5 मिनट तो दे दो अपनी मैम को। मैम स्टेबल अनस्टेबल कैसे बताएंगे? सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, Li2 प्लस का निकालोगे और Li2 नेगेटिव का निकालोगे, दोनों का 0.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो दोनों सेम ही, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी, बेसिकली सिंपल ये बोलोगे कि दोनों के दोनों स्टेबल हैं, बस। समझ में आया क्या बोला मैंने? दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लो, सेम आ रहा है, दोनों के दोनों स्टेबल है। मैम जितना कम बॉन्ड ऑर्डर जाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना? जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतना कम ज्यादा स्टेबल। स्टेबल ना 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 ना, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी तो स्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलेस रिपल्शन होगा फिर। सुनो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल O2 और N2 का होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका होता है 2। तो देख पा रहे हो आप, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। सबसे अच्छा एग्जांपल है O2 और N2 का समझाने का, समझे कि नहीं? यस मैम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड टू डायमैग्नेटिक? वो बोल रहे हैं कि जब एक स्पीसीज से आप दूसरी स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं तो किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से वो डायमैग्नेटिक हो रहा है। अब जल्दी करके दिखाओ, मैंने बहुत सारा करा दिया, ये वाला तुम करो क्वेश्चन, 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से करो सोल्व। लास्ट है। हाँ बस लास्ट है बच्चे, उसके बाद हाँ जी डी कहाँ से आएगा बच्चे? दोनों चीजें देखनी है, बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक में चेंज होना चाहिए। O2 में आप कैसे बोल रहे हो? O2 नेगेटिव में जब जाएगा वो डायमैग्नेटिक तो होगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज होगा क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर रहे हो। इसका क्या होगा? पाई स्टार 2x पाई स्टार 2py होता है ना इसका। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ कर रहे हो? एंटी बॉन्डिंग में, तो वो कहाँ से बॉन्ड ऑर्डर उसका इंक्रीज हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो जाएगा उसका। जब जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तब तब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। यहाँ पे देखो NO से NO प्लस में जाओगे, निकाल के देखो, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा डायमैग्नेटिक में। ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना बच्चे, 8 + 7 15 और इसमें क्या हो जाएगा 14। तो 14 इवन है तो डाया, 15 ओड है तो पैरा, और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा। 14 का 3 होता है, 15 का 2.5 होता है, बस खत्म। समझ रहे हो कैसे करा मैंने क्वेश्चन को? यस। तो बस यही Yes, करना ma'am. था आपको।